नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एमएचडी 9 कहानी स्वरूप और विकास इसी का मैराथन वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग इस सब्जेक्ट के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे और इस मैराथन वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसका 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से आएगा। मतलब उतने क्वेश्चन को सॉल्व आप इसी एक ही मैराथन वीडियो से कर पाएंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही आप जानते हैं कि हमारे चैनल में एमएचडी 9 का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चाहे तो डिटेल में हर इकाई का स्टडी भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकाई 1 की कथा और आख्यान के विभिन्न रूप। आप देखे होंगे बार बार इस इकाई से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है कथा, किसे कहते हैं आख्यान, क्या है इसका अर्थ और क्या है इसके मूल स्वरूप, इसी पर बात करेंगे। तो अगर अर्थ के दृष्टि से देखें तो कथा और आख्यान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखें तो कथा शब्द संस्कृत की कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या वर्णन करना। वहीं आख्यान मूल रूप से ख्या धातु है इसमें, और जिसका भी अर्थ होता है विवरण करना, व्याख्या करना या कहना। तो सीधा सा बात है कि कथा बोले या आख्यान बोले, मूल रूप से जो हम लोग कहानी कहते हैं उसी को पहले इन नामों से जाना जाता था। तो समझते हैं कथा के प्रमुख तत्वों के बारे में। तो 3 चीज़ होनी ही चाहिए, तब आप किसी प्रसंग को कथा कह सकते हैं। पहला, घटनाएं, ये मेन है। जो घटित होता है वो घटना है। इसमें आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित होने का भाव होता है। मतलब एक कौतूहल होता है, जैसे भूकंप, युद्ध या अचानक किसी खोए हुए व्यक्ति का मिल जाना, या जीवन में रोज़मर्रा के काम हो, ये तो सामान्य होते हैं। लेकिन कथा में क्या है, कोई घटना होनी चाहिए, मतलब कोई एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो जाके वो क्या होता है, सही कथा कहलाता है। अगला जो स्वरूप है इसमें क्या है कि समयानुक्रम या काल ये होना चाहिए, कि कथा की घटनाएं समय के एक ऐतिहासिक या प्राकृतिक क्रम में बंधी होती है। और तीसरा है दिक्, स्पेस या स्थान, अर्थात घटनाएं किसी न किसी स्थान पर घटती है। कथा का दिक् इंसानी दुनिया से परे कल्पित लोक या अंतरिक्ष भी हो सकता है, विशेषकर बच्चों की कहानियों में। जैसे हम लोग बताते हैं परियों की कथा, तो इस तरह की जो बात है तो हम लोग उसमें कहीं स्वर्ग लोक की भी बात करते हैं, अंतरिक्ष लोक की भी बात करते हैं। कि कथा में कौतूहल की अनिवार्यता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथा में घटनाओं का नया, और अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कौतूहल की अनिवार्यता। कथा में घटनाओं का नया और कौतूहल पैदा करने वाला होना जरूरी है। श्रोता के मन में हमेशा ये भाव बने रहना चाहिए कि फिर क्या हुआ। अगर घटनाएं रोचक नहीं होंगी तो कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसमें कहने वाले और सुनने वाले एक साथ उसकी मौजूदगी जरूरी है। मतलब कहने वाले और सुनने वाले के बीच में अलाइनमेंट बनना जरूरी है। तो मौखिक रूप से कथा कितनी पुरानी है इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। इतिहासकारों का अनुमान है कि पूरा पाषाण युग का आदि मानव भी शिकार के अनुभवों को आपस में बांटने के लिए आग के घेरे में बैठकर कथा कहता सुनता था। धीरे धीरे इसमें कल्पना का समावेश हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये कितना प्राचीन है, तो प्रागैतिहासिक काल तक, मतलब इतिहास से भी पहले का जो समय है जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ये तब से चल रहा है मौखिक रूप से। उद्देश्य क्या है कथा कहने का? तो शुरुआत में कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग उपदेश देने और मानवीय मूल्यों को सिखाने के लिए किया जाने लगा। अभी के समय में
तो इसका नया नया अर्थ और आ रहा है। पुरानी कथाओं में पंचतंत्र का उदाहरण ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी उस समय। पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास पंडित विष्णु शर्मा ने राजा के मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और नीति शास्त्र सिखाने के लिए पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से परत दर परत रोचक कहानियों का ताना बाना बुना गया है, जहां उपदेश गौण और कौतूहल प्रधान है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कुछ कहानियों में उपदेश भी बहुत अच्छे से दिया गया है। इससे पहले बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को सुनाई गई जातक कथाएं भी उपदेश का माध्यम थी। तो इस तरह से ये सब पौराणिक कथाओं का उदाहरण हुआ। अब बात करते हैं मौखिक रूप से लिखित परंपरा का आरंभ। तो लिखी जाने वाली कथा का आरंभ कैसे हुआ? तो वैदिक काल के वेद, उपनिषद या पुराण, स्मृति, ये सब याद रखने और सुनने की परंपरा में आते थे। रामायण भी लवकुश द्वारा गाकर सुनाए जाने के कारण इसी परंपरा का हिस्सा थी। तो ये ऐसा है कि मौखिक परंपरा में भी ये आते हैं और बाद में लिखित परंपरा में भी ये आते हैं। महाभारत पहली लिखित कथा, इसकी रचना ईस्वी पूर्व 800 से 100 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसे 3 पाठों जय, भारत और महाभारत इस रूप में रचा गया। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसे मन में रचने के बाद समाज में इसके प्रचार के लिए भगवान गणेश की सहायता से इसे लिखित रूप दिया। गणेश जी की शर्त थी कि बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी की शर्त थी कि गणेश जी भी श्लोक का अर्थ समझा कर ही लिखेंगे। इसके बाद यह कथा व्यास के शिष्यों जैसे वैशंपायन और कथावाचकों जैसे उग्रश्रवा आदि द्वारा वाचन परंपरा के जरिए आगे बढ़ी। मतलब ये भी वाचन परंपरा से आगे बढ़ी, लेकिन ये लिखित रूप में हुआ। महर्षि वेद व्यास द्वारा इसे लिखा गया। वैसे ही महत्वपूर्ण एक कथा है बड्ड कहा या बृहत कथा। इसके बारे में मान्यता है कि यह कथा सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। बाद में गुणाढ्य ने इसे पैचीसी प्राकृत भाषा में 7 लाख श्लोकों में लिखा। इसके नष्ट होने से बचे 1 लाख श्लोकों का राजा सातवाहन ने अनुवाद कराया और 11वीं सदी में यह कथा सरित सागर के रूप में सामने आई। कह सकते हैं कि सातवाहन के कारण 1 लाख श्लोकों को बचाया जा सका, नहीं तो वो भी नष्ट हो गया होता। बात करते हैं आख्यान की प्राचीन अवधारणा और गद्य काव्य के भेद। आप जानते हैं कि शुरुआत में काव्य की ही रचना की जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन गद्य परंपरा जो है वो मध्यकाल के बाद ही आई। इसी पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो काव्य शास्त्र में आचार्य भामह ने गद्य काव्य के 2 भेद किए, एक कथा और दूसरी आख्यानिका। कथा जिसकी कहानियाँ पूरी तरह काल्पनिक होती है और आख्यानिका जिसकी कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। तो ये थोड़ा अंतर है। जैसे हम लोग देखे थे कि ऐसे तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन भामह ने इसे इस तरह से अंतर किया था। हालांकि आचार्य दंडी ने इस अंतर को खारिज करते हुए कहा कि सभी एक ही जाति के हैं और उसी जाति का नाम आख्यान है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथों को आख्यान या उपाख्यानों का संग्रह माना जा सकता है। अब देखते हैं कथा की नई अवधारणा और महत्वपूर्ण रचनाएं। तो 7वीं सदी के आसपास संस्कृत आचार्यों ने कथा की एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें गद्य रचनाओं को कवियों जैसी साहित्यिक विशेषताओं से सजाया गया। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। पहला क्या है? सुबंधु कृत वासव दत्ता। ये लगभग 500 ईस्वी के आसपास लिखी गई। इसमें यूरोपीय रोमांस, जिसमें
प्रेम और साहसिक अभियान के तत्व दिखाई देते हैं। यद्यपि इसकी मूल कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सुबंधु ने इसे पद्य के बजाय सुंदर गद्य में नाना प्रकार के अलंकारों और श्लेषों के साथ प्रस्तुत किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। वानभट्टकृत कादंबरी, ये भी प्राचीन जो समय है उसकी जो कथा परंपरा है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि यह भारतीय कथा परंपरा का एक अद्भुत और अनूठा चमत्कार है। बाणभट्ट ने कथा के भीतर कथा की जटिल शैली का उपयोग करके कहानियों को एकल सूत्र में पिरोया, मतलब एक बड़ी पुस्तक के रूप में उसे लिखा। इसकी शुरुआत राजा शूद्रक की सभा में हुई एक जादुई तोते वैशंपायन के आने से होती है, जो अपनी आत्मकथा सुनाता है। इसके बाद महर्षि जाबाली और महाश्वेता के माध्यम से पुनर्जन्म, शाप और प्रेम की परत दर परत कथाएं खुलती है। बाणभट्ट ने इस काल्पनिक और अलौकिक कथा को तर्कों के माध्यम से विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया, जो आज के आधुनिक उपन्यासों की मुख्य विशेषता है। बाणभट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुलिन भट्ट ने इसे पूरा किया, और आपका जो MHD3 था इसमें आप इस बारे में डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। अब बात करते हैं बाणभट्टकृत हर्षचरित इस पर। तो यह राजा श्रीहर्ष के जीवन पर आधारित एक आख्यायिका अर्थात एक ऐतिहासिक गद्य है, जिसमें इतिहासकारों ने भी इसे सत्य माना है। गद्य में होने के बावजूद इसमें बाणभट्ट की अनोखी काव्यात्मक कल्पना झलकती है। फिर एक और महत्वपूर्ण रचना है दंडीकृत 10 कुमार चरित। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे 10 राजकुमारों की चर्चा हो रही है। इसमें 10 राजकुमारों के अलग अलग अनुभवों और साहसिक यात्राओं की कहानियाँ हैं, जिन्हें मगध के राजकुमार राजवाहन के चरित्र के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। इसमें समकालीन सामंती समाज, प्रेम, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो कथा परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चलना प्रारंभ हुआ था, लेकिन पहले हम बताए कि फिर बीच में मध्यकाल तक ये कथा परंपरा फिर बीच में रुक ही गया था। आधुनिक काल में जब हम लोग भारतेंदु युग की बात करते हैं, वहाँ से फिर से कहानी लेखन प्रारंभ हुआ। आगे जाकर प्रेमचंद ने इसे चरम तक पहुँचाया। तो ये समझना है कि संस्कृत में भारतीय कथा परंपरा का अवसान कैसे हो गया। तो बाणभट्ट और दंडी के बाद यह भारतीय गद्य कथा परंपरा आगे नहीं बढ़ सकी। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी लिखकर इसे जीवित करने का प्रयास किया, पर वे कादंबरी जैसा विकास नहीं कर पाए। इसके लिए मुख्य कारण कई थे। अब इसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर ये धनपाल का नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है, और उनकी जो रचना है तिलक मंजरी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्यों ही प्राचीन कथा परंपरा जो चल रहा था वो अचानक से आगे अवसान उसका कैसे हो गया, अंत कैसे हो गया। तो कई कारण है, एक एक कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो 10वीं सदी के बाद संस्कृत को राज्याश्रय मिलना बंद हो गया। मतलब पहले राजाओं का समर्थन मिलता था, वो अब मिलना बंद हो गया, और यह केवल पंडितों तक ही सीमित रह गई। दूसरी बात है कि फारसी सत्ता की भाषा बनी। मतलब उस समय विदेश से लोग आए, आक्रमणकारी आए, फिर भारत में ही वे लोग रह गए। तो फारसी उस समय सत्ता की भाषा बनी, और आम जनता ने उत्तर भारत की स्थानीय जन बोलियों जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब को अपनाया। इन जनभाषाओं को संतों और सूफियों का कवित आश्रय तो मिला, लेकिन गद्य के विकास के लिए आवश्यक राज्याश्रय न मिलने के कारण लगभग 750 वर्षों तक गद्य कथा का विकास रुका रहा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक गद्य की रचना नहीं हुई। ये जो मध्यकाल में हम लोग बात करते हैं कि संत कवियों की, सूफियों की, तो ये क्या है, इन जनभाषाओं को अपना तो लिए,
लेकिन ये गद्य में नहीं लिखते थे, सिर्फ काव्य की ही रचना करते थे, पद्य की ही रचना करते थे। हाँ, 1800 और 19वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हुए और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जैसे कुछ मौलिक रचनाएं भी आई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, बहुत बात होती है इस पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है, इस तरह से कई बातें आती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नाम है। बाद में खड़ी बोली के माध्यम से आधुनिक हिंदी उपन्यास और कहानी का जन्म तो हुआ, लेकिन यह एक साहित्यिक त्रासदी ही है कि आधुनिक हिंदी गद्य का संबंध गुणाढ़, बाणभट्ट या दंडी की उस महान प्राचीन भारतीय कथा परंपरा से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाया। अब हम लोग बात करेंगे अगले इकाई की, और अगला इकाई जो है इसमें हम लोग समझेंगे कि कहानी का अर्थ और इसका स्वरूप क्या है इस पर। तो कहानी शब्द का इतिहास और कथा से संबंध। अभी हम लोग पिछले इकाई में बात किए कथा और आख्यायिका के बारे में। तो क्या है कथा, क्या है आख्यायिका और किस तरह से ये कहानी नाम में परिवर्तित हुआ, तो अभी तो हम लोग डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो आख्यायिकाएँ थी या जो कथाएँ कही जाती थी, आगे जाके कहानी भी हम लोग लगभग उसी को कहते हैं। तो आज जिसे हम कहानी कहते हैं उसका मूल स्वरूप कथा ही है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह बदलकर कहा और फिर कहानी बना। कहानी मतलब ये नौ नहीं, ये मूर्धन्य नौ ऐसा लिखा जाता था। 14वीं सदी के कवि विद्यापति ने इसके लिए कहानी या कहनी शब्द का प्रयोग शुरू किया। भोजपुरी में आज भी इसे कहनी कहा जाता है, जिससे आगे चलकर आधुनिक हिंदी का कहानी शब्द बना। आप जानते हैं कि कथाओं का जो विकास क्रम है वो भाषाओं के साथ इसका नाम में भी थोड़ा अंतर आया। आप जानते हैं कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, फिर हिंदी, ये जो भाषाओं का क्रम है, तो कथा का भी शब्द में इस तरह से चेंजिंग आते रहा। कभी उसे कथा कहा जाने लगा, फिर कहा, फिर कहानी, फिर कहनी और अभी कहानी। इस तरह से इसके नाम में बदलाव आते गया। अब अगर थोड़ा सा बात करेंगे ये कथा और कहानी में अंतर क्या है, तो शुरुआत में पौराणिक या धार्मिक कहानियों के लिए कथा या उपाख्यान शब्द का प्रयोग होता था, जबकि आम इंसानों और समाज से जुड़ी लौकिक बातों के लिए कहानी शब्द का इस्तेमाल होने लगा। अभी आप ज़्यादा अंतर उसमें नहीं कर सकते। अब बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत कब से हुई। आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत में सरस्वती पत्रिका का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के छपने के साथ हिंदी में छोटी कहानियों का दौर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में लेखक इसके लिए अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के प्रभाव में आख्यायिका या बंगला के प्रभाव से गल्प या बंगला में गल्पो शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित होती थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। नाम की मुहर, तो मुंशी प्रेमचंद ने 1908 में पहली बार शॉर्ट स्टोरी के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास इस रचना में छोटी कहानी या कहानी शब्द को बढ़ावा दिया, जिसके बाद यह नाम पूरी तरह मान्य हो गया। अब बात करते हैं कहानी का आकार या लंबाई कैसा होना चाहिए, मतलब कितने शब्दों की रचना को हम कहानी कहेंगे। तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो के अनुसार कहानी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसे आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में, यानी एक बैठक में पढ़ा जा सके। मतलब एक बार बैठ गए तो जैसे उसको हम पढ़ के ख़त्म कर पाए। सामान्य तौर पर कहानी में 1000 से 3000 शब्द होते हैं।
150 से 300 शब्दों की रचना को लघु कथा और 4000 से 15000 शब्दों की रचना को लंबी कहानी कहा जा सकता है। कहानी का असली पहचान और उपन्यास से इसका अंतर। अब जानते हैं कि उपन्यास जो होता है वो बहुत विशाल होता है ना। इसमें जो महाकाव्यात्मकता की जो बातें होती है तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कई सारी घटनाएं उसमें होती है, कई सारे दृश्य को उसमें दिखाया जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कहानी की तो इसका जो परिप्रेक्ष्य होता है ये काफ़ी बड़ा नहीं होता, बहुत सारी घटनाएं नहीं होती, बहुत सारे दृश्य नहीं होते। ये सीधा टू द पॉइंट एक ही दृश्य को लेकर या एक ही घटनाओं को लेकर लिखी जाती है। समझते हैं? तो कहानी उपन्यास या महाकाव्य की तरह बहुत विशाल नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक के मन पर किसी एक घटना, एक दृश्य या एक खास भावना का गहरा असर बिजली की चमक की तरह छोड़ना होता है। उपन्यास बनाम कहानी की अगर बात करेंगे तो उपन्यास में जीवन का बहुत बड़ा और विस्तृत रूप होता है, जिसमें ढेरों पात्र, कई सारी उप कहानियाँ होती हैं। इसके विपरीत कहानी जीवन के किसी एक खास पल, एक मनोवैज्ञानिक संकट या चरित्र के किसी एक हिस्से पर टिकी होती है। इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत कम होती है। प्रेमचंद का मानना था कि सबसे अच्छी कहानी वो है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। आधुनिक कहानियों का आधार केवल कोई रोचक घटना नहीं, बल्कि इंसान की भावनाएं और उसका भीतरी यथार्थ है। अब बात करेंगे आधुनिक कहानी का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग देखें कि पुराने समय में कहानी लिखने का जो मकसद होता था वो या तो मनोरंजन करना या फिर कोई धार्मिक उपदेश देना। लेकिन आज की कहानी का उद्देश्य बदल चुका है। आयरिश लेखक फ्रैंक ओकोनार ने कहानी को छापामार लड़ाई कहा है। इसका मतलब है कि समाज का वो हिस्सा जिसकी आवाज़ दबा दी गई है, जैसे कि महिलाओं की, गरीब वर्ग की, तो वे कहानियों के माध्यम से समाज के ताकतवर लोगों तक अपनी पीड़ा और विद्रोह पहुंचाते हैं। प्रेमचंद और बंग महिला जैसी शुरुआती लेखकों लेखिकाओं ने अपनी कहानियों से इसी सामाजिक औपनिवेशिक दर्द को आवाज़ दी थी। तो यहाँ पर बंग महिला का नाम भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे अब छोटी कहानियों का वैश्विक विकास। अर्थात हमारे देश में तो इसका शुरुआत हो ही चुका था, लेकिन क्या विदेशों में या जो पश्चिम का जो देश है उधर में ये कब शुरू हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि भारत में शुरू होने से पहले ही उधर में शुरू हुआ था, शॉर्ट स्टोरी के नाम से। आप कह सकते हैं कि वहाँ से कहानी लेखन जो आया वो बंगला में आया, बंगला भाषा में, और फिर बंगला भाषा से ये हिंदी भाषा में आया। तो आधुनिक छोटी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में लगभग एक साथ हुआ, ऐसा कहना है, लेकिन थोड़ा पहले तो यूरोप तरफ ही हुआ था। अब बात करते हैं आधुनिक कहानी उपाख्यान अर्थात पुरानी मौखिक और काल्पनिक कथाएं और स्केच अखबारों में छपने वाली वास्तविक तथा तथ्यात्मक विवरण के मेल से बनी है। मतलब सीधा सा बात है, इसमें कल्पना और वास्तविकता दोनों का मिश्रण है। स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद, अगर इसकी बात करें तो स्वच्छंदतावाद ने कहानी को इंसानी मन की अद्भुत और असाधारण अनुभूतियों से जोड़ा, जबकि यथार्थवाद ने इसे एक समकालीन समाज के कड़वे सच और आम आदमी के जिंदगी के करीब लाया। तो ये अंतर है दोनों कॉन्सेप्ट में। अगर बात करेंगे विभिन्न देशों में कहानियों का विकास, तो जर्मनी की बात करेंगे तो गोइते, हॉफमैन और लुडविग टिक जैसे लेखकों ने शुरुआत में इसके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समस्याओं को दिखाने का माध्यम बनाया कहानी को। अगर बात करेंगे फ्रांस की, यहाँ प्रॉस्पेर मेरिमी को तटस्थ कहानी का जनक कहा जाता है, जबकि गाय डी मोपासा को वस्तुनिष्ठ कहानी का बादशाह कहा गया, जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी के नाजुक क्षणों को सुगठित कथानक में डाला। अगर उसकी बात करें तो रूसी कहानियों की शुरुआत पुश्किन और निकोलाई गोगोल से मानी जाती है। प्रसिद्ध लेखक
दोस्तोयेवस्की ने कहा था कि रूस के सारे कहानीकार गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। बाद में लियो टॉल्स्टॉय और एंटन चेखव ने बिना किसी बनावटी कथानक के सिर्फ इंसानी चरित्र और सूक्ष्म व्यंग्य के दम पर इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ कहानी दो रूपों में विकसित हुई। पहली आंचलिक यथार्थवादी और दूसरी प्रभाववादी। तो आंचलिक यथार्थवादी जो वास्तविक जगहों और लोगों को दिखाती थी, और जो प्रभाववादी जैसे एडलर एलन पो की कहानियाँ जो पात्रों के मानसिक भ्रम और आंतरिक चेतना पर आधारित थी। वाशिंगटन, इरविंग और हॉथॉर्न ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार अगर इस इकाई को समराइज किया जाए तो यह पाठ हमें बताती है कि कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक इंसानी मनोविज्ञान, समाज के यथार्थ और कलात्मक प्रयोगों से सजकर विकसित हुई है और एक बेहद प्रभावशाली और संवेदनशील साहित्यिक विधा है। अब हम लोग बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण इकाई की, इकाई 3, कहानी और अन्य गद्य विधाएं। तो आप जानते हैं कि ये इकाई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। विभिन्न गद्य विधाओं का सामान्य परिचय। क्या क्या है गद्य विधा, इसको छोड़कर कहानी के अलावा? तो जो सबसे चर्चित है वो तो है उपन्यास। यह गद्य में रचित बड़े आकार की रचना है जिसमें कल्पना और यथार्थ का एक संसार होता है। विद्वान E.M. फ्रॉस्टर ने इसकी न्यूनतम सीमा 5000 शब्द मानी है। यह मूलतः गद्य विधा है, हालांकि कुछ अपवाद भी मिलते हैं, अर्थात पद्य में भी उपन्यास कुछ कुछ मिलते हैं। अब बात करेंगे कहानी की। उपन्यास की तरह यह भी गद्य कल्पना और यथार्थ पर आधारित है, लेकिन इसका आकार उपन्यास से बहुत छोटा होता है और यह जीवन के किसी एक अंश या टुकड़े को दर्शाती है। और बात करेंगे नाटक, तो यह संवादों में रचित एक प्राचीन विधा है जो गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है। रंग निर्देश इसकी सबसे खास पहचान होती है और आप जानते हैं कि नाटकों को रंगमंचों पर खेला भी जाता है। अगर बात करेंगे रेखा चित्र या स्केच की, तो चित्रकला के स्केच की तरह साहित्य में भी कम से कम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वास्तविक अंकन रेखा चित्र कहलाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। इसमें कल्पना के बजाय वास्तविक अनुभव प्रधान होते हैं। अगर बात करेंगे आत्मकथा की, तो जब कोई लेखक मैं शैली में पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन की कहानी लिखता है जिसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, उसे आत्मकथा कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में ईमानदारी से लिखना। अगर बात करेंगे संस्मरण की, तो लेखक अपने जीवन में आए किसी व्यक्ति, दृश्य या प्रसंग को जब स्मृति के आधार पर, मतलब पहले वो देख चुके हैं, उसको याद करके जब संवेदनात्मक तीव्रता से उसे लिखते हैं तो वही संस्मरण है। यह भी यथार्थ पर टिका होता है, कल्पना पर नहीं। अगर बात करेंगे तो एक और विधा है जिसको कहते हैं ललित निबंध। तो चेतना की उन्मुक्त उड़ान को जब एक सुंदर और ललित शैली में व्यक्त किया जाता है तो उसे ललित निबंध कहते हैं। इसमें विषय या सीमा का कोई बंधन नहीं होता। और एक नया कॉन्सेप्ट है फीचर। तो यह विधा रेडियो तकनीक से विकसित हुई है। BBC लंदन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे हिंदी में रेडियो रूपक भी कहा गया। यह कल्पना के बजाय वास्तविक तथ्यों और घटनाओं का नाटकीय रूप होता है जो विशेष अवसरों पर प्रसारित किया जाता है। अगर बात करेंगे रिपोर्टाज की, तो यह फ्रांसीसी शब्द है जिसका संबंध रिपोर्ट से है। जब किसी आंखों देखी या कानों सुनी वास्तविक घटना को साहित्यिक लालित्य और प्रभावशाली शैली में लिखा जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब हम लोग कहानी का अन्य विधाओं से विस्तृत अंतर और उसकी तुलना इसको जानेंगे कि दूसरी विधाओं से कहानी का क्या तुलना है।
तो सबसे पहले जो तुलना है ये है कहानी और उपन्यास के बारे में। तो कई समानताएं भी है और बहुत सारा अंतर भी है। तो समानता की अगर बात करेंगे तो दोनों ही एक ही प्रजाति अर्थात कथा की ही संतान है और दोनों में जीवन यथार्थ का चित्रण होता है। अगर अंतर का बात करें तो उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है जबकि कहानी छोटी होती है। तो जैसे आपके पाठ में दिया गया है, लघु कथा जिसको हम लोग 150 से 300 शब्द का मानते हैं, कहानी को 1000 से 3000 शब्द के बीच में मानते हैं और लंबी कहानी को 4000 से 15000 शब्दों तक को मानते हैं। और कथा के विकास का अगर बात करेंगे तो उपन्यास में कथा समय और स्थान के साथ फैलती और विकसित होती है। इसके विपरीत आदर्श कहानी में कथा का विस्तार नहीं होता बल्कि वह 24 घंटे या कुछ मिनटों के भीतर एक ही स्थान पर एक ही एकल प्रसंग तक सीमित होती है। अगर बात करेंगे कथ्य और दृष्टि की तो उपन्यास का फलक व्यापक, वैविध्यपूर्ण और जटिल होता है और उसमें लेखक का एक संपूर्ण जीवन दर्शन होता है। कहानीकार के पास इतना समय नहीं होता, वो केवल एकल संवेदना या आत्मा की एक झलक को तीव्रता से प्रकट करता है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को दिखाना नहीं बल्कि उसके चरित्र के एक अंग को दिखाना है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि उपन्यास जो है इसमें कई प्रसंग एक साथ जुड़े होते हैं और जो कहानी है इसमें सिर्फ एक प्रसंग को लेकर मैंने वो लिखा जाता है। साथ ही उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है, कहानी काफ़ी छोटी होती है। इस तरह से कई अंतर है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कहानी और नाटक के बारे में तो आकार की दृष्टि से कहानी नाटक के छोटे रूप एकांकी के बहुत करीब है। नाटक पूरी तरह संवादों में होता है, उसमें रंगमंच के लिए रंग निर्देश होते हैं, अर्थात स्टेज में जो उसको परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी क्या है निर्देश दिए होते हैं कि इसको इस कॉस्ट्यूम में आना है, हाँ इसको इस तरह का अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करना है, वो सारा लिखा रहता है, निर्देश रहता है जिसे दर्शक देखता भी है। कहानी में भी संवाद होते हैं लेकिन रंग निर्देश की जगह लेखक या कथावाचक खुद परिवेश, पात्रों के हुलिये और माहौल का वर्णन करता है। अगर बात करेंगे कहानी और रेखाचित्र की तो दोनों का आकार लगभग समान हो सकता है लेकिन मुख्य अंतर जो है वो है कि रेखाचित्र के पात्र और घटनाएं लेखक के जीवन से जुड़े वास्तविक लोग होते हैं। जैसे महादेवी वर्मा या राम वृक्ष वेनीपुरी के रेखाचित्रों को अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा, जबकि रेखाचित्र जैसी दिखने वाली कहानियों के पात्र काल्पनिक होते हैं। तो ये मेन अंतर है कि इसके पात्र काल्पनिक होते हैं और जो रेखाचित्र हैं उसके जो जुड़े लोग हैं वो वास्तविक लोग होते हैं। अगर बात करेंगे कहानी और अन्य गौण विधाओं की अर्थात आत्मकथाओं की, संस्मरण की, फीचर की या रिपोर्टाज की, तो संस्मरण से अगर इसका तुलना करें तो कई कहानियाँ मैं शैली में भी लिखी जाती है जिससे आत्मकथा या संस्मरण का भ्रम होता है, जैसे प्रेमचंद की गुल्ली डंडा या रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला। परंतु आत्मकथा या संस्मरण पूरी तरह सत्य और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कहानी में लेखक अपने अनुभवों में कल्पना का मिश्रण करता है। मतलब सीधा सा है, जो संस्मरण है वो फुल्ली रियल होता है और कहानी में रियल फैक्ट के साथ कल्पनाओं का भी मिश्रण होता है। अब बात करेंगे ललित निबंध से इसका संबंध। तो कहानी और ललित निबंध में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कभी कभी कहानी का पात्र जब गहरा आत्मचिंतन करता है तो वहाँ ललित निबंध जैसी स्वच्छंदता आ जाती है। बात करेंगे फीचर और रिपोर्टाज की, तो इन दोनों का संबंध पूरी तरह वास्तविक जगत, समाचारों और आंखों देखी घटनाओं से होता है, जहां कल्पना वर्जित है। मतलब मना है, यहाँ पे कल्पना नहीं करना है, जो फैक्ट है उसी को दिखाना है। और कहानी इन विधाओं के शिल्प का उपयोग तो कर सकती है, लेकिन इसका मूल आधार काल्पनिक प्रसंग और संवेदना ही होती है। तो इस तरह से अगर इस इकाई का निष्कर्ष निकालें तो चूँकि आज के दौर में विधाओं की सीमाएं जो है वो लचीली है और प्रतिभावान लेखक एक विधा में दूसरी विधा के तत्वों को मिलाते रहते हैं,
फिर भी साहित्य के सही मूल्यांकन के लिए यह स्पष्ट है कि उपन्यास में जीवन की व्यापकता, नाटक में संवाद और रंगमंच, रेखाचित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज में तथ्य व यथार्थ और कहानी में कल्पना मिश्रित एकल संवेदना व संक्षिप्तता की प्रधानता होती है। अब हम लोग बात करेंगे अगले इकाई की। अगला इकाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। शुरू कब हुआ, इसका विकास कब हुआ? तो सबसे पहले मध्यकाल में गद्य कथा की पृष्ठभूमि। तो प्राचीन काल में वानभट्ट की कादंबरी और दंडी की 10 कुमार चरित्र जैसी रचनाओं ने संस्कृत गद्य कथा को समृद्ध किया था। लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद जब संस्कृत को राज्याश्रय मिलना बंद हो गया तो यह परंपरा कमज़ोर हो गई, क्योंकि संस्कृत केवल पंडितों और राज दरबारों तक सीमित होकर रह गई। इस बारे में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिस्कस भी किए। उस समय क्या हुआ, जन भाषाओं का उदय हुआ। आम जनता का जुड़ाव संस्कृत या फारसी से न होकर स्थानीय बोलियों से था। सूफियों और संतों के माध्यम से काव्य का तो विकास हुआ, लेकिन गद्य को राज्याश्रय न मिलने के कारण लगभग 750 वर्षों तक गद्य का विकास रुका रहा। अगर बात करेंगे शुरुआती गद्य पुस्तकों की, तो 18वीं शताब्दी में योग वशिष्ठ, बैताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसी संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद ब्रज भाषा और खड़ी बोली में हुए। 19वीं सदी से पहले केवल मुल्ला वजही की सबरस और सैयद इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी ही 2 मौलिक गद्य रचनाएं मिलती है। तो सीधा सा है कि जो संस्कृत के कुछ किताबें हैं जिसका अनुवाद हुआ, और इधर में जो मुल्ला वजही की जो रचना है सबरस और सैयद इंसा अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, तो यही 2 मौलिक गद्य रचनाएं उस समय देखने को मिलती थी। हिंदी कहानी के उद्भव की परिस्थितियां और कारण। तो 20वीं सदी के पहले दशक में हिंदी कहानी का जन्म अचानक ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पिछले 50 वर्षों की तैयारी हो रही निम्नलिखित परिस्थितियां थी। तो इन परिस्थितियों को समझते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो पहला जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। पहले जो पुस्तकें होती थी वो हस्तलिखित होती थी, और एक कॉपी से दूसरा कॉपी अगर बनाना हो तो काफ़ी कठिनाई वाला ये काम होता था। मतलब किसी को पूरा किताब फिर देख देख के लिखना होता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो इसमें बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारी तेज़ी आई। तो मुद्रण तकनीक के आने से पहले कहानियाँ केवल सुनने सुनाने की चीज़ थी। छपाई होने के बाद पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई, जिससे कहानी पढ़ने की विधा बन गई। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए बाइबिल व स्कूली किताबों के देवनागरी मुद्रण से नागरी लिपि को बढ़ावा मिला। नवल किशोर प्रेस ने धार्मिक ग्रंथों और उर्दू दास्तानों का अनुवाद छापकर आम जनता को श्रोता से पाठक बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अर्थात पहले जो लोग सुनकर आनंद लेते थे, अब वही पढ़कर आनंद लेने लगे जब ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया। दूसरा भी एक महत्वपूर्ण कारक है, वो है शिक्षा का प्रसार और स्त्री शिक्षा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में देसी स्कूलों का जाल था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और 1835 के मैकाले के प्रस्ताव ने अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित कर दिया। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा का प्रसार हुआ और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला। बालिकाओं के लिए पंडित गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी लिखी, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, नाम भी याद रखना चाहिए, पंडित गौरी दत्त, और जो रचना है वो है देवरानी जेठानी की कहानी। और इसमें लिखा है कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास इसे कहा जाता है। वैसे ही अगर बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि अदालती भाषा के रूप में हिंदी का संघर्ष। 1837 ईस्वी के अधिनियम के बाद सरकारी दफ्तरों और अदालतों में उर्दू का बोलबाला हो गया, जिससे नागरी लिपि
उपेक्षित हो गई। 19वीं सदी के 7वें दशक में बाबू नवीन चंद्र राय, भूदेव मुखोपाध्याय और शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे विचारकों ने नागरी लिपि के लिए आंदोलन चलाया, जिसने आगे चलकर हिंदी पाठक वर्ग तैयार करने में मदद की। तो सीधा सा बात है कि अंग्रेज आए, उससे पहले मुग़ल लोगों का शासन था, वे फारसी भाषा को ही प्रमोट करते थे और जो सरकारी दफ्तरों की भाषा थी, अदालतों की भाषा थी, तो वो फारसी थी। इस समय में भी उर्दू का ज़्यादा बोलबाला ही रहा, तो नागरी लिपि जो है ये उपेक्षित ही हो गई। बाद में ये जो विचारक आए, ये जो विद्वान आए, इन्होंने नागरी लिपि को प्रमोट किया और हिंदी में एक पाठक वर्ग भी तैयार हुआ। पत्र पत्रिकाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुरुआत में हिंदी समाचार पत्र पाठकों की कमी और आर्थिक तंगी के कारण ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते थे। मतलब लोग छापते थे, लेकिन इसमें पाठक ही ज़्यादा नहीं होता था और ज़्यादा पाठक नहीं होने के कारण लॉस लग जाता था, तो फिर बंद ही हो जाता था। ऐसे आप जानते हैं कि जो पहला क्या है हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम है क्या, उदंड मार्तंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक जीके का भी क्वेश्चन है। तो 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित कवि वचन सुधा ने हिंदी प्रेमियों को आकर्षित किया। बाद में बिहार बंधु, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण जैसे पत्रों ने पाठक वर्ग बढ़ाया। तो ये लोक भाषा तो थी ही। अब जब इससे समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा। देवकीनंदन खत्री की साहित्य लहरी और गोपाल राम गहमरी की जासूस जैसी पत्रिकाओं में छपने वाली तिलिस्मी जासूसी कहानियों ने लोगों में पढ़ने की भूख जगाई। अब जानते हैं ये तिलिस्मी कहानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हुई। आगे जाके चंद्रकांता भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सरस्वती पत्रिका और आधुनिक छोटी कहानी का जन्म। तो हम लोग पहले भी चर्चा किए कि सरस्वती पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही कहानियों को प्रमोट करने में। तो हिंदी की पहली व्यावसायिक साहित्यिक पत्रिका सरस्वती, जो कि जनवरी 1900 ईस्वी में छपना शुरू हुआ था, इसके प्रकाशन से हिंदी कहानी को असली गति मिली। इसके पहले ही अंक से आख्यायिका नाम से छोटी कहानियाँ छपना शुरू हुई। प्रारंभिक कहानियों की अगर बात करेंगे तो सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में ही छपी थी, जिसे हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है, और गुलबहार जो 1902 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में कई कल्पना प्रसूत और वैज्ञानिक चेतना से जुड़ी कहानियाँ आई, जैसे केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली। तो ये कहानियाँ और लेखक का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर आप याद रख पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये प्रारंभिक दौर की कहानियाँ थी जो सरस्वती पत्रिका में छपी। उर्दू परंपरा से आए नवाब राय अर्थात मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के लिए पहली बार कहानी शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ ये लाइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कहानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ज़रूर से प्रेमचंद ने किया था। अब अगर इस इकाई को समराइज करें तो कह सकते हैं कि आधुनिक कहानी गद्य के विकास और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की सबसे आधुनिक देन है। भारतेंदु युग में शुरू हुआ नवजागरण की खड़ी बोली गद्य को समृद्ध बनाने का आधार बना। बंगला के छोटो गल्पों और अंग्रेजी कहानियों से प्रेरणा लेकर 20वीं सदी के पहले दशक तक हिंदी कहानी अपने आधुनिक और वास्तविक स्वरूप में अस्तित्व में आई। अब हम लोग बात करेंगे अगले इकाई की, और अगले इकाई का नाम है कहानी में वस्तु और शिल्प। तो कहानी विधा बहुत पुरानी है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए। प्राचीन भारत में उपनिषद, पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों के माध्यम से शिक्षा और नैतिक नियमों का प्रचार किया जाता था। कहानी का स्वभाव, रोचकता और इसकी सार्थकता, इस पर बात करेंगे।
तो घटनाओं का महत्व, रोचकता, सार्थकता और वास्तविकता सभी चीज़ों पर चर्चा करना जरूरी है। घटनाओं का महत्व, तो किसी भी कहानी में घटनाओं का होना बहुत ज़रूरी है जो किसी न किसी शुरुआत और अंत के साथ आगे बढ़ती है। रोचकता, इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, कौतूहल बना रहे। तो रोचकता का संबंध पाठक या श्रोता से होता है। एक सफल कहानी पाठक को अपनी काल्पनिक दुनिया में इस तरह खींच लेती है कि वह कुछ समय के लिए वास्तविक दुनिया को भूल ही जाता है। तो ये लेखक में ये कला होनी चाहिए कि पाठक को वो इस तरह से उसमें खींच के रखे। और बात करेंगे सार्थकता और वास्तविकता की, तो कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह पाठक को वास्तविक परिवेश और समाज की कमियों या नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब अगर बात करेंगे कि वस्तु और शिल्प का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, इसके बारे में, तो कहानी के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। पहला वस्तु और दूसरा शिल्प। वस्तु का क्या अर्थ है? तो कहानी का मुख्य विषय, समाज के केंद्रीय सवाल और सरोकार। लेखक समाज में लगातार हो रहे बदलावों को अपनी संवेदनशीलता से समझता है और उसे कहानी का विषय बनाता है। अगर शिल्प की बात करें तो इसका संबंध कहानी को गढ़ने के तरीके से है, जैसे पात्रों की परिकल्पना करना, संवाद लिखना, कहानी के उतार चढ़ाव तय करना। शिल्प पर लेखक का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन वह समाज की पसंद या सीमाओं से भी बंधा होता है। अर्थात वो इस तरह का परिकल्पना कर ले जो समाज को एकदम नापसंद हो, पाठक को एकदम नापसंद हो, तो फिर तो ये काम का नहीं है। तो इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। अब क्या है, इसी इकाई में आपका दिया गया है यशपाल की कहानी पराई सुख, इसका विश्लेषण करना। तो ये पराया सुख, इस कहानी का सारांश हम इसी चैनल में डाले हैं उसके सारांश के रूप में, तो उसे आप देख सकते हैं। उसमें देखने से, उसको देखने से ये हो जाएगा कि इस कहानी का सारांश आप पूरा डिटेल में समझ जाएंगे, जो कि इसका विश्लेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी संक्षिप्त रूप से इसका विश्लेषण इसमें भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो कहानी का ताना बाना, इस पर अगर बात करेंगे तो कहानी में मुख्य दो पात्र हैं। मिस्टर सेठी, जो एक अधेड़ उम्र के अमीर ठेकेदार हैं, और उर्मिला, एक मध्य वर्गीय विवाहित स्त्री। यहाँ पर धन का वर्चस्व और सौदा इसे दिखाया है। मिस्टर सेठी ने बहुत गरीबी से उठकर मेहनत के बल पर अपनी संपत्ति बनाई है, लेकिन वे अंदर से अकेले हैं। वे उर्मिला के परिवार को धन के बल पर आर्थिक मदद करते हैं, जैसे उर्मिला के पति को ऊंचे वेतन पर नौकरी देना, कर्ज चुकाना। तो ऐसा कर वो उर्मिला पर अपना अधिकार जताते हैं। उर्मिला शुरुआत में मिस्टर सेठी से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन वो सेठी अपने पैसे के बल पर वो इतना मदद किए कि मजबूरन उर्मिला उसके करीब आ गई। और फिर ये भी हो गया कि वो उर्मिला के बेटे, जिसका नाम कि बबलू था, को अपनी पूरी संपत्ति देने का भी शर्त रख देते हैं कि मैं पूरी संपत्ति दे दूंगा, बशर्ते उसका कोई हिस्सेदार ना हो। मतलब उर्मिला फिर से कोई बच्चा न ले। अर्थात आप कह सकते हैं कि मिस्टर सेठी अपने पैसे के बल पर उर्मिला के कोख पर भी कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। तो कहानी का मूल संदेश क्या है? यह कहानी दिखाती है कि 20वीं सदी के आधुनिक समाज में कैसे धन मानवीय भावनाओं और रिश्तों पर हावी हो गया है। यहाँ प्रेम या भावनाओं के बजाय हर चीज़ में सौदेबाजी और पैसे की भाषा दिखाई देती है। अगर इस कहानी के आलोचना और निष्कर्ष पर पहुँचा जाए तो इस कहानी की आलोचना करते हुए समीक्षक जैसे मार्कंडेय का मानना था कि कहानी में पात्रों का आंतरिक संघर्ष और लाचारी साफ दिखनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर यशपाल जैसे प्रगतिशील रचनाकारों का मानना था कि कहानी का एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए जो पाठक की चेतना का विकास करे। इस तरह से अगर इस इकाई को समराइज किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि समय और समाज के बदलने के साथ
कहानियों के विषय और उनके कहने के तरीके में भी बदलाव आता है, जिससे साहित्य का विकास ही होता है। अर्थात वस्तु और शिल्प दोनों में बदलाव आता है। अब हम लोग बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण इकाई की, इकाई 6, कहानी की भाषिक संरचना। तो सबसे पहले हम लोग संरचना और रूप, इसका अर्थ को समझ लेते हैं। क्या होती है संरचना? तो किसी भी वस्तु या विचार का निर्माण जिस अलग अलग अंगों, तत्वों या घटकों से मिलकर होता है, उस जुड़ाव की विधि को संरचना कहते हैं। संरचना मतलब बनावट, जैसे हमारे शरीर की संरचना या समाज की संरचना। और रूप और संरचना में अंतर क्या है? तो रूप किसी पूरी तरह समाप्त हो चुकी इकाई को कहते हैं, जबकि संरचना उसके अंदर के तत्वों के आपसी संबंध को दर्शाती है। ऐसे समझिए कि रूप क्या है? बाहर से जो दिखाई देता है उसको रूप कहते हैं, और संरचना क्या है? वो उसके अंदर का तत्व है, जो आंतरिक ताने बाने हैं उसको कहते हैं। तो रूप बाहरी हिस्सा है और संरचना उसका आंतरिक हिस्सा है। अब बात करेंगे भाषा के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो निश्चित और रूढ़ अर्थों की भाषा, जिसे हम सामान्य भाषा कह सकते हैं, यह हमारे रोज़मर्रा के काम काज, विज्ञान, शास्त्र और प्रयोगशालाओं की भाषा है, जिसमें हर शब्द का एक तय और निश्चित अर्थ होता है, ताकि कोई गलतफहमी पैदा न हो। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती हो गई, तो इसका मतलब सबको पता है कि लाल बत्ती हो जाना मतलब रुक जाना, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर तरल अर्थों की भाषा की बात करें तो ये एक साहित्यिक भाषा है, जिसको हम लोग लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। तो जीवन में हम प्रेम, दुख, गुस्सा, डर या आंसू जैसी अमूर्त भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो निश्चित अर्थ वाली भाषा थोड़ी छोटी पड़ जाती है। यहाँ तरल अर्थों, विशेषकर व्यंजना का प्रयोग होता है, जहाँ शब्दों के मायने संदर्भ के हिसाब से बदलते हैं। जैसे जब माँ अपने बच्चे को मेरा चांद कहती है, तो इसका मतलब खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि बेहद प्यार जताना होता है। तो मुहावरे और कहावतें इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण है कि संध्या हो गई, तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग कई है। जैसे मानिए गृहिणी है, तो उसके लिए सांझ बत्ती का समय हो गया। जैसे पशु वगैरह है, घरेलू जो पालतू पशु है, तो उसके लिए अब घर आने का टाइम हो गया। तो इस तरह से वो वाक्य एक है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, लोग अपने अपने संदर्भों से उसका अर्थ निकालते हैं। तो इस तरह के भाषा को साहित्यिक भाषा हम लोग कहते हैं। भाषा और संवेदना, अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो भाषा केवल सोचने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को महसूस करना भी सिखाती है। मनुष्य के पास एक बाहरी दुनिया है जो कि ठोस वस्तुएं जिसमें है, और एक भीतर की दुनिया है जिसमें हमारी भावनाएं और विचार आती है। तो भाषा इन दोनों दुनियाओं का नामकरण करके उन्हें आपस में जोड़ती है। एक अच्छा साहित्यकार भाषा के इसी गुण का उपयोग करके पाठक के मन में गहरी संवेदना जगाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे गद्य और पद्य की। तो आप जानते हैं कि पुराने समय में कविता यानी पद्य को ही साहित्य का मुख्य रूप माना जाता था, और चिकित्सा, गणित, ज्योतिष आदि का ज्ञान भी पद्य में ही लिखा जाता था। यहाँ तक जो रामायण है, महाभारत है, वो भी पद्य रूप में ही लिखा गया है। जो हम लोग बात करते हैं काव्य की, तो काव्य मतलब ही पद्यात्मक शैली में लिखी गई रचना। लेकिन आधुनिक काल में यह धारणा बदली है। अब इतिहास, राजनीति, समाज शास्त्र आदि गद्य में लिखे जाते हैं। आज गद्य में भी कविता जैसी रचनात्मक और सृजनात्मक संवेदनाएं मौजूद है, और कहानियों का गद्य अनुभव की जीवंतता से तैयार होता है। अब बात करेंगे कहानी की भाषिक विधियां इस पर। तो कहानीकार अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए मुख्य रूप से 4 विधियों का प्रयोग करता है।
पहला जो है वो है इतिवृत्त। यह आम बोलचाल की सीधी, साफ और सूचनात्मक भाषा होती है, जिसमें कहानीकार बिना किसी घुमाव के सीधे घटना या पात्र का परिचय देता है। अगर बात करेंगे विवरण और विस्तार की, तो कहानी के संसार को जीवंत बनाने के लिए लेखक छोटी से छोटी बातों का बारीक ब्यौरा देता है। जैसे चंद्रधर शर्मा की जो प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, तो उसमें अमृतसर के बाजार का लंबा और सजीव विवरण देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे विहंगम और केंद्रिक इस पर, तो विहंगम जब लेखक किसी दृश्य को बहुत व्यापक रूप में दिखाता है, जैसे उड़ती हुई चिड़िया की नज़र से पूरे गांव का माहौल दिखाना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करेंगे तो ईदगाह कहानी में ईद के दिन पूरे गांव की हलचल को दिखाना। तो केंद्रिक की बात करेंगे तो जब लेखक कैमरे की तरह अपना पूरा ध्यान किसी एक बिंदु या पात्र पर टिका देता है। जैसे ईदगाह में अचानक पूरा ध्यान छोटे बच्चे हामिद और उसकी परिस्थितियों पर केंद्रित हो जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे रूपकीय संक्षेपण की, तो इसमें लेखक प्रतीकों, उपमाओं और रूपकों के सहारे बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी और घनीभूत बात कह जाता है। यह कहानी में कविता जैसा प्रभाव पैदा करता है, जैसे मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक या भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है, ये सब में देखने को मिलता है। अब अगर इस इकाई को समराइज करें तो यह इकाई हमें सिखाती है कि एक बेहतरीन कहानी केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होती, बल्कि वो भाषा के सटीक, कलात्मक और संवेदनशील जुड़ाव अर्थात संरचना से जन्म लेती है। तो कहानियों का संरचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे इकाई 7 की, और इकाई 7 का नाम है कहानी का वर्गीकरण, औचित्य और सीमाएं। तो कहानी साहित्य की एक बहुत लोकप्रिय विधा है, आप तो कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी के ऐतिहासिक विकास क्रम और उसके सही मूल्यांकन को समझने के लिए कहानियों का वर्गीकरण करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वर्गीकरण करें तो हिंदी कहानी के विकास के विभिन्न चरण और इसके वर्गीकरण को एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो हिंदी के प्रारंभिक विकास में कहानियों के मुख्य रूप, पहले जो प्राचीन समय में जो कहानियाँ लिखी जाती थी उसमें चरित्र प्रधान कहानियाँ, मतलब इन कहानियों के केंद्र में कोई एक मुख्य पात्र या मुख्य चरित्र होता है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे प्रेमचंद की आत्माराम या बूढ़ी काकी, इसका उदाहरण लें तो बूढ़ी काकी कहानी को देखेंगे तो कहानी बूढ़ी काकी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये हो गई चरित्र प्रधान कहानियाँ। अगर बात करेंगे वातावरण प्रधान कहानियों की, तो इसमें जीवन के किसी विशेष पक्ष, भावना या परिवेश अर्थात माहौल को सजीव रूप से चित्रित किया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप, तो इसमें विशेष वातावरण को, विशेष भावना को, विशेष परिवेश को दिखाया गया है। अगर बात करेंगे कथानक प्रधान कहानियों की, तो इन कहानियों में किरदारों से ज़्यादा कहानी के कथानक यानी आख्यान पर अधिक जोर दिया जाता है। अगर बात करेंगे कार्य प्रधान कहानियों की, तो इसमें कार्य या एक्शन को महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जासूसी और विज्ञान कथाएं आती है। अब अगर बात करेंगे परवर्ती कहानियों के प्रकार और आंदोलन, मतलब बाद के जो रचनाकार हैं तो वे किस तरह की कहानियाँ लिखते थे, किन टॉपिक पर कहानियाँ लिखते थे। तो प्रेमचंद के दौर के बाद बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश के कारण हिंदी कहानी में कई नए आंदोलन और प्रकार सामने आए। जैसे यथार्थवादी कहानियाँ, प्रेमचंद ने ही इसको भी शुरू किया था। तो जीवन की वास्तविकताओं और समस्याओं का वैसा ही प्रस्तुत करना जैसे हुए हैं, यही यथार्थवाद कहलाता है। मतलब फैक्ट को सेम टू सेम लिख देना। जैसे प्रेमचंद की कफन और पूस की रात इसके बेहतरीन उदाहरण है। बाद में यशपाल ने इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी
जोड़ा। अगर बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कहानियों की, तो इसमें बाहरी यथार्थ के बजाय मनुष्य के मन के भीतर की परतों, मानसिक जगत और चरित्रों के मनोविज्ञान को दिखाया जाता है। जैसे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञेय इसके प्रमुख कहानीकार हैं। अगर बात करेंगे नई कहानी इसके बारे में, जो कि देश के आज़ाद होने के बाद का जो समय था, तो स्वतंत्रता के बाद के भारत की परिस्थितियों से उपजा ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें जटिल जीवन के यथार्थ, मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, अकेलेपन और स्त्री पुरुष संबंधों को नए शिल्पों के साथ दिखाया गया। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रमुख स्तंभ रहे। अब बात करेंगे कहानियों के प्रकार में अकहानी इसकी, तो यह आंदोलन नई कहानी के विरोध में आया, जो किसी भी प्रकार के जीवन या कला मूल्यों को स्वीकार नहीं करता था। एक तरह की अराजकतावादी सोच वाले ये लोग थे। इस पर पश्चिमी एंटी स्टोरी आंदोलन का गहरा प्रभाव था। गंगा प्रसाद बिमल इसके प्रमुख सूत्रधार रहे। अब बात करेंगे कहानियों का ही एक और प्रकार, जिसे हम कहते हैं सचेतन कहानी। तो महीप सिंह द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन ने जीवन के प्रति एक जागरूक दृष्टि अपनाने पर जोर दिया और पश्चिमी प्रभाव के कारण उपजी निराशा या अकेलेपन का विरोध किया। अगर बात करेंगे समांतर कहानी, इसके बाद का जो समय था उसको समांतर कहानी कहते हैं। तो कमलेश्वर द्वारा सारिका पत्रिका के माध्यम से शुरू किए गए इस कहानी आंदोलन का उद्देश्य कहानी में आम आदमी के संघर्षों को स्थापित करना था। फिर उसके बाद का जो समय आया उसमें जनवादी कहानी ये लिखी गई। इस आंदोलन ने किसानों, मजदूरों, दलितों और शोषित वर्गों के लोगों को कहानी के केंद्र में रखा। यह विचारधारा प्रगतिशील परंपरा पर आधारित थी, जिसमें भीष्म साहनी, अमरकांत और शेखर जोशी जैसे लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कहानी का ही एक प्रकार है जिसे सक्रिय कहानी भी कह सकते हैं। तो राकेश वत्स इसके पुरोधा थे। इसका अर्थ था ऐसी कहानियाँ जो पाठक को चेतना और ऊर्जा दे तथा उसे अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए सक्रिय भी करे। बात करेंगे दूसरे प्रकार की, तो दूसरे तरह की कहानी का जो प्रकार है वो है दलित कहानी। इसमें दलित जीवन के वास्तविक अनुभवों, सामंती आतंक और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ तीव्र आक्रोश को दिखाया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि महत्वपूर्ण नाम है। मोहनदास नैमिषराय ये भी इनके प्रमुख लेखक हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दलित कहानियों के संदर्भ में। अगर बात करेंगे कहानियों के एक प्रकार की जिसका नाम है स्त्रीवादी कहानी, तो नाम से ही स्पष्ट है कि स्त्रियों की समस्याओं, उनके दमन, उनकी संवेदना को केंद्र में रख कर लिखी गई कहानियाँ इसके अंतर्गत आती है। हालांकि कई लेखिकाएं खुद को इस नाम से दूर रखती थी, मतलब इस लेवल से दूर रखती थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी, पुष्पा जैसे लेखिकाओं ने स्त्री चेतना को बहुत मजबूती से उभारा है। तो इस तरह से प्राचीन समय में कहानियों का क्या क्या प्रकार होते थे और आधुनिक समय में इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इस पर हमने बात कर लिया। तो इस पूरे इकाई का अगर निष्कर्ष निकालें तो कहानी का यह पूरा वर्गीकरण समाज के ऐतिहासिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समाज बदला, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, लोकतंत्र का आना हो, मध्यम वर्ग का उदय हो या हाशिए पर मौजूद दलितों और स्त्रियों की आवाज़ हो, वैसे वैसे हिंदी कहानी के रूप, विषय और उसकी तकनीक भी बदलते गए। संक्षेप में हिंदी कहानी का वर्गीकरण देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का ही आईना है। अब हम लोग बात करेंगे इस मैराथन वीडियो का जो अंतिम इकाई है इस पर, कहानी की आलोचना की परंपरा अर्थात क्रिटिसिज्म,
इस पर बात करेंगे। तो कहानी तो लोग लिखते थे, लेकिन उस कहानी को दो तरह के पाठक होते हैं। एक पाठक उसको पढ़ लिए, उसका जो फैक्ट था वो समझ लिए, मनोरंजन अगर था तो उसमें मनोरंजित हो गए, कुछ शिक्षा था तो कुछ सुन लिए, कुछ सीख लिए। लेकिन एक दूसरे तरह के पाठक भी होते हैं जो उस कहानी का एनालिसिस करते हैं और उस कहानी के खूबियों के बारे में लिखते हैं, उस कहानी के कमियों के बारे में लिखते हैं, उस कहानी में क्या सुधार हो सकता था इसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसे ही पाठकों को आलोचक कहा जाता है। तो ये आलोचना परंपरा कब शुरू हुआ और हिंदी कहानी में ये कैसे आगे बढ़ा? तो जिस तरह कविता और उपन्यास की आलोचना को शुरुआत से ही गंभीरता से लिया गया, वैसी रुचि आलोचकों ने कहानी की आलोचना में नहीं दिखाई। शुरुआत में कहानीकारों के अपने लेखों, निबंधों और कहानी संग्रहों की भूमिकाओं में इसकी आलोचना की जमीन तैयार की। मतलब अपने ही रचना के माने शुरुआत में भूमिका बोल के जो एक पेज लिखते थे, उसी में थोड़ा इसके बारे में बताते थे। वैश्विक परिदृश्य में कहानी की आलोचना, तो लंबे समय तक कहानी को नए और कम अनुभवी लेखकों की विधा के रूप में माना जाता था। मतलब थोड़ा सा ये निकृष्ट रचना माना जाता था और उपन्यास को अधिक परिपक्व विधा समझा जाता था। विश्व प्रसिद्ध कहानीकारों ने इस धारणा को बदला। तो अगर जैसे जो पश्चिम के जो साहित्यकार हैं उनकी अगर बात करेंगे, तो जैसे सॉमरसेट मॉम और गाई दे मोपासा, इनके मत से इन्होंने संक्षिप्तता, कम पात्रों और जीवन के यथार्थवादी पक्षों को कहानी की ताकत बताया। अगर बात करेंगे एडलर एलन पो की, तो इन्हें कहानी का पहला सचेत सिद्धांतकार माना जाता है, जिन्होंने कहानी की शुरुआत और अंत को व्यवस्थित रूप दिया। अगर बात करेंगे चेखव और हेमिंगवे की, तो चेखव का मानना था कि कहानी की सतह से ज़्यादा उसके भीतर छिपा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। इसी को हेमिंगवे ने आइसबर्ग का सिद्धांत, अर्थात समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टान जिसका केवल छोटा हिस्सा ऊपर दिखता है, इसे कहा। अर्थात ये सतह से उतना महत्वपूर्ण लगे या न लगे कोई बात नहीं, लेकिन इसके भीतर गहरा अर्थ छिपा होता है। वैसे ही अगर बात करेंगे कैथरीन और पॉर्टर की, तो उन्होंने बताया कि वे कहानी लिखने से पहले हमेशा उसका आखिरी वाक्य या पन्ना लिखती थी ताकि लक्ष्य स्पष्ट रहे। तो ये तो विदेश के जो रचनाकार थे उनका मत था। अब हम लोग हिंदी साहित्यिक कहानी की आलोचना परंपरा की बात करेंगे। तो आरंभिक प्रयास और समाज में संघर्ष। हिंदी में कहानी की मौखिक और लिखित परंपरा जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक कथाएं बहुत पुरानी है, लेकिन वे ज़्यादातर नीति कथन या मनोरंजन तक ही सीमित थी। आधुनिक विधा के रूप में इसका विकास बाद में हुआ। शुरुआत में हिंदी समाज नई कहानियों को लेकर सशंकित था कि कहीं ये नई पीढ़ी को बिगाड़ न दे। इस डर से कई कहानीकारों ने अपने असली नाम छिपाकर छद्म नाम से भी कहानियाँ लिखते थे। लेकिन कहानी के साथ आलोचकों का व्यवहार ये समय के साथ बदला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो प्रकांड विद्वान थे, और द्विवेदी युग की शुरुआत इनके नाम से ही होती है, तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका में कहानियों को स्थान देकर बड़ा उपकार किया। हालांकि कुछ पुरानी रूढ़िवादी साहित्यकार इसके विरोधी भी थे। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में छपी, जिसे हिंदी का पहला कहानी भी कहा जाता है, तो इसको लेकर भी विवाद हुआ कि यह मौलिक रचना है या शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया है। बाद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, जो कि 1915 में छपी, को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी के रूप में बड़ी पहचान मिली। तो इंदुमती को पहला कहानी कहा ही जाता है, लेकिन उसने कहा था जो गुलेरी की जो रचना है, इसे आधुनिक हिंदी की पहली कहानी कही जा सकती है। अब बात करेंगे प्रमुख आलोचक और आलोचना के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल
बहुत महत्वपूर्ण आलोचक थे। वे मूलतः कविता प्रेमी थे। उन्होंने कहानियों के बारे में कम लिखा, जिससे कहानी आलोचना को शुरुआती दौर में बहुत गति नहीं मिल पाई। तो ये बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत लिखते थे, लेकिन कहानियों के बारे में ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, इन्होंने कहानी आलोचना की दिशा में मौलिक काम शुरू किया। शर्मा जी की पुस्तक कहानी का रचना विधान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी। अगर बात करेंगे नई कहानी आंदोलन की, तो इस आंदोलन ने कहानी को केंद्र में ला खड़ा किया। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों के आने से कहानी आलोचना में शहरी और ग्रामीण जीवन के द्वंद्वों पर गहरी बहस शुरू हुई। और बात करेंगे नामवर सिंह का हस्तक्षेप इस पर, तो नामवर सिंह ने नई कहानियाँ पत्रिका के माध्यम से कहानी समीक्षा का एक ठोस ढांचा तैयार किया, जिन्होंने कहानी शिल्प, नाटकीयता और यथार्थवाद के महत्व को रेखांकित किया। अब बात करेंगे आधुनिक बदलाव के बारे में। तो आधुनिक समय में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हिंदी कहानी आलोचना के पारंपरिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को पूरी तरह बदल दिया। अब महिलाओं और दलितों की बढ़ती भागीदारी से कहानी के उन अनछुए पहलुओं पर बेबाकी से चर्चा हो रही है जो पहले उपेक्षित थी। इस तरह से अगर इस इकाई को समराइज किया जाए तो कहानी आलोचना को स्थापित होने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। भले ही हिंदी में कहानी आलोचना का बहुत सा उत्कृष्ट काम लेखों के रूप में यत्र तत्र बिखरा हुआ है, लेकिन आज यह एक अत्यंत परिपक्व और संगठित विधा बन चुकी है। मतलब शुरुआत में आलोचना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, विभिन्न आंदोलन हुआ, तो अब ये संगठित विधा बन चुकी है। तो ये मिला जुला के था आज का मैराथन वीडियो। इसमें हम लोग इकाई 1 से इकाई 8 तक के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए। इसको आप देख लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन का 30 से 40% क्वेश्चन का आंसर आप यहीं से लिख पाएंगे। साथ ही अगर आपको इन इकाइयों का डिटेल में स्टडी करना है तो फिर हमारे ही चैनल में MHD 9 का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इसमें क्या सुधार हो सकता है इस बारे में भी लिखिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस बारे में भी लिखिए। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।